चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे कर्नाटक से, जहां के साबिक वज़ीर-ए-आला और जेडीएस के लीडर एचडी कुमारस्वामी ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी आने वाले ज़िमनी इंतखाबात में किसी भी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। कुमारस्वामी ने कहा कि उनकी पार्टी अपने दम पर इलेक्शन लड़ेगी। वाज़ेह है कि कर्नाटक में हुकूमत तश्कील देने के लिए कांग्रेस और जेडीएस ने इत्तेहाद किया था, लेकिन बाद में कई दिनों तक चले सियासी ड्रामे के बाद मखलूत हुकूमत गिर गई थी और बीजेपी हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई थी। मुल्क में अयोध्या फैसले को लेकर हर तरफ अमन की अपीलों का सिलसिला जारी है। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने भी लोगों से अपील की है कि फैसला चाहे किसी के भी हक में आए, जश्न से बचना चाहिए और अदालत के फैसले का एहतराम करना चाहिए। देखिए, पहली बात ये कि फैसला आने वाला है, इसकी हम कोई भविष्य वक्ता भी नहीं है, भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर हमारा तो यही मानना होता है कि जीत का जुनूनी जश्न नहीं होना चाहिए और हार का हाहाकारी हंगामा नहीं। जीत के जुनूनी जंग और हार के हाहाकारी हंगामे से बचना चाहिए और जो भी फैसला आता है उसे सबको स्वीकार करना चाहिए। और इस सब के बीच दिल्ली में अयोध्या मुकदमे के मुतवक्किल फैसले के पेश नज़र मिली तंजीमों की अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में अदालती फैसले का एहतराम करने और अमन व अमान बरकरार रखने पर जोर दिया गया है। मीटिंग में नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साबिक सदर वजाहत हबीबुल्लाह, मौलाना अरशद मदनी, नवेद हामिद और दीगर अहम लोगों ने शिरकत की। मुसलमानों का हमेशा से एक ये मौक़िफ़ रहा है कि फ़ैसला हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को मानेंगे। ये तो आज की नई बात थोड़ी है कोई ये। तो इसमें ये तो मुसलमानों का सबसे पहला फ़ैसला है। बाकी तो अब लोग कहने लगे हैं ये बात, ये पिछले 1.5 महीने से तब्दीली आई है, लेकिन मुसलमानों का फ़ैसला है, पुराना फ़ैसला है। बाबरी मस्जिद के फ़रीक़ैन ने बहुत मुद्दल अंदाज के अंदर, पूरी बहस के अंदर अपनी बातें रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने अब फैसला देने का वक्त है। मैं समझता हूं कि हमने तो मुसलमान फरीक़ों ने, बाबरी मस्जिद के फरीक़ों ने बहुत मजबूत अंदाज में बात रखी है और हमें पूरी उम्मीद है कि हक़ और इंसाफ की फतेह हो। वहीं बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले में कोर्ट के मुतवक्किल फैसले के बाद हर हालात से निपटने के लिए यूपी में भी जिला और पुलिस इंतजामिया ने कमर कस ली है। मेरठ की अगर बात करें तो यहाँ जिला और पुलिस इंतजामिया ने शांति कमेटियों की मीटिंग के इनेकाद के साथ साथ सोशल मीडिया पर कड़ी निगाह रखना शुरू कर दी है। मेरठ पुलिस और जिला इंतजामिया ने मुख्तलिफ समाजी और मिली तंजीमों के जिम्मेदारों और मजहबी रहनुमाओं से भी अमन बनाए रखने में ताउन की अपील की है। वहीं शहर के जिम्मेदार अफराद ने भी इस बात की यकीन दहानी कराई कि लोगों को सोशल मीडिया पर अफवाहों के खतरे से आगाह करने के साथ ही शहर में अमन व अमान बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। और हम प्रशासन की तरफ से भी जो है मजिस्ट्रेट और पुलिस थाने के माध्यम से छोटे छोटे मोहल्लों में और गलियों में और हमारे गांव में ये मीटिंग कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा जो है बेसिकली हम लोगों ने ये भी कहा है इन ग्रुप के लोगों से जो वरिष्ठ आए थे यहाँ पे कि सोशल मीडिया पे भी नज़र रखें। यदि कहीं कोई ऐसी बात या कोई मैसेज या कोई वीडियो या कोई ऑडियो ऐसी आती है जो आपत्तिजनक है तो तत्काल हम लोग को बताया जाए। शहर में अमन चैन कायम रखना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है मेरठ के लिए, क्योंकि मेरठ कई बार सन 62 हो या 82 हो, 87 हो, 89 हो, 90 हो, हम लोग यहाँ मेरठ के अंदर बहुत फसादात भुगत चुके हैं और हम लोगों को बहुत नुकसानात हम उठा चुके हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि मेरठ के अंदर कोई दोबारा कोई दंगा ऐसा हो जिससे शहर की फिजा खराब हो। सोशल मीडिया वगैरह पे कई बार भ्रांतियाँ फैला दी जाती हैं, अफवाहें उड़ा दी जाती हैं। कई बार जहाँ मिश्रित आबादी होती है वहाँ ऐसी माहौल बना दिए जाते हैं कि घटना नहीं होती तो भी घटित कर दी जाती हैं। तो उन सब पर हमें ध्यान देना है और एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें अपने दायित्व का निर्वहन करना है। नामालूम अफराद ने गुज़िश्ता रात यूथ कांग्रेस के जिला सदर कुलगाम और डिप्टी सरपंच रियाज अहमद भट्ट के घर पर धावा बोलकर घर में तोड़फोड़ की। रियाज के अहले खाना को हिरासा किया। रियाज के मुताबिक वो हमले के वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने मामला पुलिस के नोटिस में लाया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों इसी इलाके में
बुनगाम के मुकाम पर शरपसंद अनासिर ने 2 गाड़ियों को भी नजरआतिश किया था। इनमें बीजेपी लीडर की गाड़ी भी शामिल थी। पांच सरपंचों की जिम्मेवारी गवर्नमेंट की है। अगर उन्होंने हमें इस आग में उतारा तो उनको हमारी सेफ्टी के बारे में सोचना। अगर उन्होंने वो कह रहे हैं कि हम क्वार्टर दे रहे हैं आपको श्रीनगर में, मतलब होटल में कमरा 2 पंचों को, हम अपनी फैमिली को कहाँ ले जाएंगे? और जो हमारी प्रॉपर्टी गाँव में है, किसी भी जगह पर है 10 लाख की 20 लाख की, तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्योंकि हमला तो इस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी पे हो रहा है, जान पे इतने हमले नहीं हो रहे। और ये जो भी है लोकलिटी में हमले हो रहे हैं, तो इसमें चाहिए कि गवर्नमेंट को एक्शन करना चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट को क्विक करना चाहिए कि पुलिस डिपार्टमेंट एक्शन ले, क्विक एक्शन होनी चाहिए। इनके पास इतनी एजेंसी है, वो क्या कर रही है? कहाँ है एजेंसी? कल बुनीगाम में हुआ, आज मानीगाम में हुआ, परसों हाबलिशी में होगा। अगर कल मैं कह रहा हूँ चाहे वो किस पार्टी से है मुझे ये नहीं पता, लेकिन अलबत्ता ये मैं कह रहा हूँ अगर कल वाक़ा हुआ बुनीगाम में 2 वैन जलाई गई और वो 2 वैन उसमें से एक पॉलिटिक्स पार्टी के साथ चलता है, उसकी एक है, तो कल वहाँ पर हुआ, आज मानीगाम में हुआ, परसों को किसी और जगह हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? अगर गवर्नमेंट ने जिम्मेवारी ली है हमारी तो उनको करना चाहिए इस पर एक्शन। कातरसू कुलगाम में 5 मजदूरों के कत्ल के बाद मगरबी बंगाल हुकूमत ने कश्मीर से रियासत के तमाम मजदूरों को वापस लाने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से वादी और खासतौर पर जनूबी कश्मीर से मजदूरों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। बेशतर इलाकों में काम कर रहे मजदूर अपनी सलामती को लेकर ज्यादा फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। उधर राज्यसभा मेंबर नजीर अहमद लावे ने वाकये की मजम्मत करते हुए इसे इंसानियत सोज वाकया करार दिया। उन्होंने हुकूमत से मजदूरों के तहफ्फुज को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। गलत बात है। जैसे लेबर मारे गए हमारे इलाके में, मेरे घर से दूर यहाँ कातरसू गाँव है, उसमें मारे गए। मैंने दिल्ली में मजम्मत किया कार्यों से, ये होना चाहिए, ब्रुटलिटी है, इसके खिलाफ है। कश्मीरी कौम इन चीज़ों के खिलाफ है। हम नहीं चाहते, हमारे वो भाई हैं जो बंगाल से आए हुए थे, हमारे भाई है। और मेरी सरकार से गुजारिश है, जम्मू कश्मीर सरकार से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, कि उनको भरपूर मदद की जाएगी, क्योंकि उनके घर उजड़ गए, वो खत्म हो गए, वो बच्चे यतीम हो गए। और अगर ऐसा कहीं भी वाक़ा होगा मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। देखिए, ममता बनर्जी को ब्लड लगा होगा उस टाइम जब ये मारे गए, तो ये तो इंसानी मसला है। इसमें मैं इसको इन चीज़ों को कंडेम करता हूँ कि ये होना नहीं चाहिए, लेकिन थर्ड परसेप्शन जो हो रहा है उससे ये चीज़ें हो रही है। लेकिन मैं उससे भी चीफ मिनिस्टर साहिबा से गुजारिश करूँगा कि ताकि वो हमारे भाई जो कश्मीर में काम करते हैं, कश्मीरी लोग जो बाहर स्टेट में काम करते हैं, वो भाईचारा ख़त्म हो सकता है इन चीज़ों से। तो हमने देखना चाहिए कि ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, कि स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को दोनों को देखना चाहिए, ताकि आने सब लोग यहाँ आए, सब लोग यहाँ से वापस जाए। ये हमारी मुल्क की मिसाल रहनी चाहिए। तो कश्मीरी इन चीज़ों के खिलाफ है और मैं ज़ाती तौर पर बहुत खिलाफ हूँ, और ये चीज़ें हमने नहीं होने देनी चाहिए। इसे लोगों में ठीक नहीं रह सकते। पीडीपी के राज्यसभा मेंबर नजीर अहमद लावे का कहना है कि वो ये समझने से कासिर हैं कि पार्टी की लीडरशिप जेल में होने के बावजूद उनको पार्टी से किसने निकाला। लावे का कहना है कि उन्होंने कोई पार्टी मुखालिफ सरगर्मी अंजाम नहीं दी है। न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत में उन्होंने मरकजी हुकूमत में बीजेपी वुज़रा और एलजी की हलबरदारी तकरीब में शिरकत का भी दिफा किया। ये जो हुआ है, जो कल मैंने सुना भी, देखा नहीं है, लेकिन मैंने सुना, कुछ लोगों ने हमारे साथ बात की, तो मुझे पता नहीं है कि पिछले 6 महीने से ये हो रहा है कि कभी आप इस्तीफा दे दो, कभी कुछ दे दो। ये तो 4 अगस्त के बाद जब हमने कोशिश किया पार्लियामेंट में, हम दोनों लुभाया साहब और मैंने, उसके बाद ये होने लगा। हमें पता नहीं है कि ये मामला क्या है, और ये पता नहीं कि फिर कौन ये कर रहा है, क्योंकि हमारी साथी पार्टी लीडर जो हैं वो जेल में है, और बाकी जो पार्टी लीडर हैं, तर्जमान है, जनरल सेक्रेटरी है, या कोई भी है, वो तो हाउस अरेस्ट। ये पता नहीं ये कौन करता है, तो देखना पड़ेगा। आपके पास कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन पहुंचा है या पार्टी की तरफ से कोई आपको खत या मकतूब मौसूल हुआ है? देखिए, जो पार्टी में कुछ लोग अभी भी बचे हुए हैं हमारी पार्टी में, मुफ्ती साहब के बाद जिस पार्टी को मुफ्ती साहब ने बनाया था, उसमें जो कुछ लोग जो बचे हुए हैं वो भी या हाउस अरेस्ट हैं या जेल में बंद है। तो ये पता नहीं चलता है कि मैं देखना चाहिए, मैं उसकी पूरा वाचन बाट कर रहा हूँ, ये लिखता कौन है, ये बता रहा है कौन है। ये इतनी सस्ती तो पार्टी नहीं होती है जितना ये मुझे लगता है कि दिखाई देता है, क्योंकि प्रेसिडेंट के बाद हम ही हैं, हम तो पार्लियामेंट एमपीज हैं दोनों, तो हमारे से ऊपर तो कोई नहीं है। आपकी जो रवाबित हैं मतलब मरकजी लीडरशिप के साथ, बीजेपी के साथ, तो
उस बुनियाद पे या फिर आप हलफ बर्दारी में आपने शमूलियत की? यहाँ कल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की हलफ बर्दारी थी, तो उसको लेकर शायद ये अटकलियाँ लगाई जा रही है कि आपको उन्हीं की बुनियाद पे ये किया जा रहा है। देखिए, मैं तो मेंबर हूँ पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर स्टेट का, और मैं बिल्कुल डाउन टू अर्थ वर्कर हूँ। मुझे पता है कि हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है, हमारे कितने बच्चे बाहर की जेलों में है, यहाँ कितने भी। मेरा राब्ता है होम मिनिस्टर से भी, प्राइम मिनिस्टर से। मेरी काम है ये, जिस काम के लिए मैं हूँ, मैं एज MP, वो ये मेरा काम है, प्राइम मिनिस्टर से बात करना, होम मिनिस्टर से बात करना और मिनिस्टर से बात करना, ताकि स्टेट के जो मसाइल हैं उनको उजागर करना। ये मैं करता रहूंगा जब तक मैं MP हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ। इंशाल्लाह करूंगा कि स्टेट की नुमाइंदगी करना चाहता हूँ, और कभी भी बात होगी वो करूंगा। इसलिए कोई दौरा नहीं है कि कल भी जा रहा हूँ, कल 5-6 तारीख को मैं मिलूंगा फिर भी प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से। तो और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ आए, पहले भी गवर्नर थे, आज भी गवर्नर है, तो उससे नहीं मिलेंगे तो वो तो सुप्रीम है हमारी स्टेट की। हम किससे मिलेंगे? हमको मिलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे बंद हैं, हमारे यहाँ एजुकेशन सेक्टर बिल्कुल बंद है, लोग बड़े हैं। ये देखो, ये जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है खत्म हो गया, हमारा फूड सेक्टर खत्म हो गया। मुझे मजबूरी है उनसे मिलने की। मैं मिलता रहूंगा और हमारी स्टेट की जो समस्या है, मसाइल हैं, वो बताता हूँ। आप हलफ बर्दारी में वाहिद लीडर थे जो कल मौजूद थे, और उसके बावजूद चूंकि पार्टी का कोई मेंबर नहीं था या दूसरी पार्टियों के मेंबरान नहीं थे, उसके बाद हमारी पार्टी में बहुत से मसाइल पैदा हो गए। उसके चले जाने के बाद वो बदकिस्मती थी मेरे लिए भी और आम जो लीडर अभी भी हैं उनके लिए। मुझे ये, मैंने बोला ये काम है, ये बात कि मैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का वर्कर हूँ। मैं पहला जो बुलेट लगा है, गोली लगी है, वो मुझ पर लगी है, और मैं बेसिक वर्कर हूँ, मैं फाउंडर मेंबर हूँ। तो मुझे कोई डिक्टेट नहीं कर सकता है मैडम के बगैर, क्योंकि मुफ्ती साहब के बाद हमारी प्रेसिडेंट महबूब जी है। मुझे कोई नहीं डिक्टेट कर सकता है स्टेट में, और न मैं मानने के लिए तैयार हूँ, ये सबको पता है। जो मुझे करना हो, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं पॉलिटिकली काम करता हूँ और ऑन ग्राउंड काम करता हूँ। जो लोगों के मसाइल होंगे वो मैं उजागर करूंगा। बाकी इन धमकियों से नहीं डरता। ये तो बच्चों जैसी खेले होते, ये होते रहते हैं, इनसे मैं डरने वाला नहीं हूँ। न मैं कोई ब्यूरोक्रेट आया हूँ पार्टी में, और न मैं कोई पैसे वाला आदमी हूँ। मैं वर्कर हूँ, पॉलिटिकल वर्कर हूँ, और सेकुलरिज्म पर भरोसा रखता हूँ, डेमोक्रेसी पर भरोसा रखता हूँ, और जब तक मैं जिंदा हूँ मैं ये काम करता रहूंगा और लोगों की खिदमत करता रहूंगा। और इस वक्त की बेहद अहम खबर दिल्ली से, जहां 30 हजारी कोर्ट में दिल्ली पुलिस और वुकला के बीच में झड़प की खबरें आ रही हैं। तो दिल्ली से अहम खबर, जहां 30 हजारी कोर्ट में दिल्ली पुलिस और वुकला के बीच झड़प हुई है, फायरिंग का वाकया हुआ है, कई सरकारी गाड़ियों को भी आग लगा दी गई है। तो बेहद अहम खबर न्यूज़ 18 पर। झड़प में एक वकील के जख्मी होने की भी इत्तला है, जिन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। तो 30 हजारी कोर्ट में पुलिस और वुकला के बीच झड़प देखने में आई है, कई सरकारी गाड़ियों को नजरआतिश कर दिया गया है, फायरिंग का वाकया भी हुआ है, एक वकील के जख्मी होने की भी इत्तला आ रही है, जिन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। दिल्ली से खबर है, 30 हजारी कोर्ट में वुकला और पुलिस के दरमियान झड़प देखने में आई, कई गाड़ियों को नजरआतिश किया गया, फायरिंग का वाकया हुआ। झड़प में एक वकील के जख्मी होने की इत्तला आ रही है, उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि कई सरकारी गाड़ियों को नजरआतिश किया गया है, फायरिंग का वाकया हुआ है। 30 हजारी कोर्ट में पुलिस और वुकला के बीच झड़प देखने में आई है, और ये झड़प इतनी ज्यादा बढ़ गई कि फायरिंग हुई, सरकारी गाड़ियों को आग लगाई गई। फिलहाल जो इत्तलात है उनके मुताबिक एक वकील जख्मी हुआ है, उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। लगातार तफसीलात का इंतजार है। तो कई सरकारी गाड़ियों को आग लगाई गई है, फायरिंग का वाकया हुआ है। 30 हजारी कोर्ट में झड़प देखने में आई है, वुकला और पुलिस के बीच ये झड़प हुई है। इसमें एक वकील के जख्मी होने की इत्तला है, इन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। और तमाम तर जो तफसीलात हैं, मजीद अपडेट के लिए सीधे हम रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारे साथी शंकर आनंद। शंकर, आपसे अपडेट चाहेंगे, क्या है पूरा मामला? दरअसल पिछले 45 मिनट पहले वकीलों और पुलिस कर्मियों के बीच में यह मामले से झड़प हुई थी। ये दिल्ली पुलिस के 3rd बटालियन के जवान हैं और उनके साथ में
पार्किंग विवाद को लेकर, कोर्ट परिसर के अंदर में पार्किंग विवाद को लेकर आपस में झड़प हुई। उसके बाद ये मामला इतना तूल पकड़ा कि दोनों के बीच में हाथापाई की नौबत आ गई। उसके बाद वकील और पुलिस कर्मियों के बीच में आपस में काफी देर तक धक्का मुक्की चलती रही। उसके बाद इसी मामले में जब मामला काफी आगे बढ़ा तो इस मामले में पुलिस कर्मियों पर आरोप है, जैसा कि वकील आरोप लगा रहे हैं कि उनके द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें कि विजय नाम के एक युवक को गोली लगी है और उसे सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में उसे पास में ही भर्ती कराया गया है, जहां पे उसका इलाज चल रहा है। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद जो पास में जो भी वकील थे वो पहुंचे वहां पर। उसके बाद वो काफी हंगामा करने लगे और उसके बाद ये मामला काफी आगे बढ़ा और इस मामले में जो दिल्ली पुलिस की जो जिप्सी पहुंची थी उस जिप्सी में आग लगा दी गई है और पुलिसकर्मियों का ऐसा कहना है कि यह आग वकीलों ने लगाई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अभी काफी हंगामा हो रहा है ये 30 हजारी कोर्ट के ठीक बाहर में। और यहाँ पर एक मामूली सी विवाद था, पार्किंग विवाद को लेकर आपस में विवाद शुरू हुआ और यह हंगामा काफी बढ़ चुका है। यहाँ पर दोनों साइड से अब काफी हंगामा देखने को मिल रहा है, लेकिन ये इस मामले में दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं औपचारिक तौर पे उनका कहना है कि अभी तक फायरिंग जैसी कोई खबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखना लाजमी होगा कि किस तरह से जो एक वकील जो विजय कुमार नाम का बताया गया है वो किस तरह से उसको जख्मी हुआ, किस तरह से उसको चोट आई। इस मामले में अभी तक दिल्ली पुलिस शंकर, क्या वहां पर जख्मियों की तादाद बढ़ सकती है? क्या ये हंगामा बहुत ज्यादा हो गया था? निश्चित तौर पे देखिए, हंगामा अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी इस वक्त में हंगामा काफी देखने को मिल रहा है, जिसमें वकील जो हैं वो पुलिस कर्मियों के खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं, अपना गुस्सा जो है वो निकाल रहे हैं और यहाँ पे पुलिस कर्मियों के खिलाफ अभी भी नारेबाजी चल रही है और यहाँ पे काफी वकील जो है वो धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में जब अभी इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन में हो सकता है एक ये भी मुद्दा बन सकता है, लेकिन अभी 30 हजारी कोर्ट के सामने वकीलों के द्वारा पुलिस कर्मियों के खिलाफ काफी देर तक नारेबाजी चल रही है। जी शंकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और लगातार इस अहम खबर पर हम भी अपनी नजर बनाए हुए हैं। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी शंकर आनंद, जिनका कहना है कि वकील और पुलिस के दरमियान पार्किंग को लेकर मामूली सी कहासुनी हुई और ये कहासुनी लगातार बढ़ती गई और इतनी बढ़ गई कि उसके बाद हाथापाई की नौबत आ गई। वकीलों का कहना है, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से सरकारी गाड़ियों को नजरियातिश किया गया, उनमें आग लगाई गई। और शंकर आनंद ने जो बताया है उसके मुताबिक ये जो हंगामा है ये अभी तक जारी है। हालांकि पुलिस की तरफ से फिलहाल ये कहा गया है कि फायरिंग नहीं हुई है, जबकि वकीलों का ये कहना है कि फायरिंग जो है वो की गई है। एक शख्स विजय जिनका नाम बताया गया है, उनके जख्मी होने की इत्तला है, उन्हें अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया। लगातार इस अहम खबर पर हमारी भी नजर बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे। भूपेंद्र हुड्डा को हरियाणा असेंबली में अपोजिशन का लीडर मुंतखब किया गया। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भूपेंद्र हुड्डा के नाम का ऐलान किया। वहीं गुलाम नबी आजाद ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि हरियाणा में बीजेपी ने जोड़ तोड़ की सियासत करके ही अपनी हुकूमत तश्कील दी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर नियुक्त किया गया है, तो वो अभी नए लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर होंगे और संख्या के मुताबिक, क्योंकि 10 एमएलए अगर विपक्ष के पास हों तो वो विपक्ष का नेता बनता, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास 31 विधानसभा के मेंबर हैं, तो बाई वर्च्यू ऑफ लेजिस्लेचर पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता भी होंगे। तो हम सब की तरफ से उनको शुभकामनाएं और अनुभवी लीडर हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सह-रोज़ा दौरे पर बैंकॉक पहुंच गए हैं। पीएम बैंकॉक में होने वाले आसियान इंडिया सरबराही इजलास समेत दीगर इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के इजलास में भी शिरकत करेंगे। दौरे के पहले दिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी थाईलैंड में मुक़ीम हिंदुस्तानियों से खिताब करेंगे। इसके साथ साथ गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के मौके पर यादगारी सिक्का भी पीएम नरेंद्र मोदी जारी करेंगे। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल हिंदुस्तान के 3 रोजा दौरे पर हैं। एंगेला मर्केल के इस दौरे को
कई मायनों में काफी अहम समझा जा रहा है। कल एंगेला मर्केल ने दिल्ली की शाही जामे मस्जिद का दौरा किया। कल शाम करीब 6 बजे जर्मनी की चांसलर ने मस्जिद पहुंचकर मस्जिद के जिम्मेदारान से मुलाकात की। इससे पहले वो लाल किले भी पहुंची थी। जर्मन चांसलर ने शाही जामे मस्जिद की खूबसूरती की बेपनाह तारीफ की। हालांकि शाही जामे मस्जिद के दौरे के ताल्लुक से उन्होंने कोई खास बात नहीं की। एंगेला मर्केल का शाही जामे मस्जिद का ये दौरा करीब 15 मिनट रहा। नाज़रीन, लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। 30 हजारी कोर्ट में आज जो पुलिस और वकला के दरमियान झड़प देखने में आई है, उसी के ताल्लुक से आपको खबर दे रहे हैं कि फायरिंग का इसमें वाकया हुआ है। कई सरकारी गाड़ियों को आग लगा दी गई है और जिस तरह से हम शंकर आनंद से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया था कि झड़प में एक वकील जो है वो जख्मी हुआ था, उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया है और ये झड़प जो है ये लगातार अभी भी जारी है। तो इस वक्त की सबसे अहम खबर, भारी तादाद में वहां पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। 30 हजारी कोर्ट में ये झड़प हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस कदर जो वहां आतिशज़दगी है वो कितना भयानक रूप ले चुकी है। कई सरकारी गाड़ियों को नजर आतिश किया गया है। लगातार ये झड़प जारी है। चलिए एक बार फिर से वहां के ताजा हालात के लिए रुख करेंगे हमारे साथी शंकर का। शंकर, तस्वीरें जो दिखा रही हैं वो वहां की अपनी कहानी साफ बयान कर रही हैं। ये झड़प काफी भयानक रूप ले चुकी है। निश्चित तौर पे देखिए, यहाँ पे वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच जो झड़प हुई है वो काफी बड़ी हो चुकी है। यहाँ पर लगातार जो है वकीलों के द्वारा पुलिसकर्मियों के खिलाफ नारेबाजी भी शुरू हो गई है और यहाँ पे काफी तादाद में जो वकील हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि वकीलों के बीच में और दिल्ली पुलिस के बीच में ये अनबन जो है वो एक मामूली सी छोटी सी बात को लेकर अनबन शुरू हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे देखते देखते वो मसला बड़ा बन चुका है और अब हंगामा इतना बरपा है कि दिल्ली पुलिस की जिप्सी को वकीलों ने आग लगा दी है। अब इस मामले में तमाम दिल्ली पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंच रहे हैं और पहुंचने के बाद उन वकीलों को शांत करने की कोशिश की जाएगी और निश्चित तौर पर इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है, क्योंकि सरकारी काम में बाधा डालना, पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट और इसके साथ ही पुलिस की जिप्सी में आग लगाना, ये इन तमाम जो धाराएं हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज होगा। लेकिन यहाँ पर वकीलों का जो आरोप है कि यहाँ पर पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई है, जिसमें कि एक विजय नाम के एक वकील को गोली लगी है और जिसको पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संत स्टीफन हॉस्पिटल है, वहां भर्ती कराया गया है। तो तमाम जो आरोप हैं ये वकीलों का है, लेकिन इसमें कौन सही है कौन गलत है, इस मामले की जांच होने के बाद ही इस मामले का पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हंगामा बरपा है उसके चलते यहाँ आसपास में काफी ट्रैफिक पे भी असर देखने को मिल रहा है। शंकर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, सिक्योरिटी वहां पर काफी पुख्ता कर दी गई होगी क्योंकि काफी ये झड़प जो है ये संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। तो नाज़रीन, हम शंकर आनंद से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये झड़प जो है ये अभी भी जारी है। भारी तादाद में वहां पर वकील जो है वो पहुंच चुके हैं और पुलिस फोर्स को भी वहां पर तैनात किया गया है। आपको बताएं कि दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में जो शंकर आनंद ने जिस तरह से हमें बताया उसके मुताबिक एक मामूली पार्किंग का झगड़ा था जो कि एक पुलिस और एक वकील के माबैन हुआ था, लेकिन वो झगड़ा इतना शिद्दत इख्तियार कर गया कि अब ये हालात हैं कि कई सरकारी गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया गया, फायरिंग का वाकया हुआ, साथ ही साथ एक वकील जख्मी बताया गया है। लगातार इस अहम